मैं पवन सिंह। दोस्तों, कल सुबह विकास दुबे की कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे का विकास करने वाले अधिकारियों और नेताओं का क्या होगा। क्या उनकी कहानी हमेशा के लिए दब जाएगी या फिर जांच अभी आगे बढ़ेगी और जिन लोगों ने विकास दुबे को दशकों तक संरक्षण किया, उसको फलने फूलने का मौका दिया, उसका कई तरह के अपराधों में उसका बचाव किया, उन अधिकारियों और नेताओं से भी हिसाब लिया जाएगा कि नहीं। दोस्तों, विकास दुबे पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस से आंख मिचौली करता हुआ कैसे फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचता है। महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर वो करीब 45 मिनट तक दर्शन करता है। उसके बाद वो एक सुनियोजित तरीके से एक गार्ड को बताता है कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला, जिसको पुलिस इतने समय से कई प्रदेशों में खोज रही है। इसके बाद गार्ड विकास दुबे को पकड़ लेता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। जिस समय पुलिस उसको गाड़ी में बिठा रही होती है, उस समय विकास दुबे कैमरे के सामने ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसके बाद एक पुलिसकर्मी उसको जोर का थप्पड़ भी जड़ता है। इसके बाद यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस इस बात की जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में भी बात होती है। दोनों एक दूसरे को जानकारी पूरे घटना की देते हैं, क्योंकि ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद यूपी एसटीएफ पहुंचती है विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए। विकास दुबे को देर रात यूपी एसटीएफ गिरफ्तार करके कानपुर के लिए रवाना होती है, लेकिन कानपुर पहुंचने से 17 किलोमीटर पहले ही विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, जिसमें पुलिस की कहानी, पुलिस के हिसाब से, पुलिस की पटकथा ये कहती है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था वो गाड़ी पलट जाती है और कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं और विकास दुबे इसके बाद उसका पुलिसकर्मियों का हथियार छीन करके भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले उसको सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है, बदले में वो फायरिंग कर देता है, जिसमें पुलिस वाले भी उस पर फायरिंग कर देते हैं। इसके साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। उसके कुछ किलोमीटर पहले ही जो मीडिया का काफिला विकास दुबे की गाड़ी को फॉलो कर रहा था, मीडिया कर्मियों को जांच के नाम पर रोक दिया जाता है बैरिकेडिंग लगाकर। मीडिया वाले पुलिस वालों से पूछते हैं कि हमको क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है हमको रोकने का। तो वो कहते हैं कि नहीं, रोका नहीं जा रहा है आपको, बस जांच की जा रही है। जांच के नाम पर मीडिया वालों को रोका गया और कुछ मिनट बाद ये मालूम पड़ा कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई है और विकास दुबे को एनकाउंटर में गोली लगी है और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और कुछ देर बाद ही ये खबर आती है कि विकास दुबे की मौत हो गई है। दोस्तों, इस कहानी में कई झोल हैं। पहले तो क्या विकास दुबे इतना शातिर अपराधी था? यूपी एसटीएफ इस बात को जानती थी कि उसके खिलाफ करीब 60 केस दर्ज हैं, तो उसको हथकड़ी क्या नहीं लगाई गई थी? अगर उसको हथकड़ी लगाई गई थी तो फिर वो हथियार छीन के कैसे भाग सकता है? उसके शरीर में कोई चोट नहीं आई है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उसके शरीर में सिर्फ गोलियों के निशान हैं। तो गाड़ी पलटी थी तो कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो विकास को भी घायल होना चाहिए था। गाड़ी भी बिल्कुल बराबर रोड में बिल्कुल किनारे पलटी, गाड़ी में अधिक कोई खरोच नहीं आई। इसके साथ ही विकास दुबे का जो मास्क था, वो गाड़ी पलटती है, भागने की कोशिश करता है, हथियार चलाता है, पुलिस उसको ढेर करती है, लेकिन जो उसका मास्क होता है वो मास्क उसका ज्यों का त्यों लगा हुआ होता है। तो कई सारे झोल हैं इस कहानी में। दोस्तों, इसके बाद पत्रकारों की टीम उसकी माताजी के सरला देवी के से बातचीत करने के लिए पहुंचती है कि क्या आपको जानकारी हुई है कि आपके बेटे का इनकाउंटर हुआ है। जो वही सरला देवी जो पहले ये बयान दिया करती थी एक साहसी माँ की तरह कि मेरे बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाए, वो काफ़ी गलत है, उसने काफ़ी गलत किया है, जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बाद जब सरला देवी उस समय पूजा कर रही होती है, उस समय उनको ये जानकारी मिलती है कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। तब
सरला देवी मीडिया वालों से बात नहीं करती हैं। शायद एक माँ की ममता है या जो भी हो, वो काफ़ी कमज़ोर हों उस समय। और विकास दुबे के पिता भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते हैं। कल सुबह विकास दुबे की पत्नी और बेटे ने भी सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे और पत्नी को पुलिस ने छोड़ दिया था और वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे जैसा खूंखार हिस्ट्री सीटर इतने समय तक पलता पोसता कैसे रहा। इतना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। अगर किसी के खिलाफ 2-4 मुकदमे दायर हो जाते हैं तो उसको जल्दी बेल नहीं मिलती, लेकिन 60-60 मुकदमे दर्ज हों जिस खूंखार अपराधी के, वो कैसे खुलेआम घूम रहा था। उसका टॉप 10 अपराधियों में उसका नाम नहीं था। ये जो एक पूरी मिली भगत थी, ये कैसे उजागर होगी। हालांकि विनय तिवारी चौबेपुर SHO को सस्पेंड कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही कई सवाल हैं कि केवल एक थानेदार इस मिली भगत में शामिल नहीं था, बड़े अधिकारी और नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। हाँ, एक बहुत बड़े अधिकारी का कार्यप्रभार बदल दिया गया है। लेकिन इन सब की जांच होगी कि नहीं होगी, या जांच रुक जाएगी, या विकास दुबे के मर जाने से सारा खेल ख़त्म हो गया। ऐसा अगर होगा तो अपराधी तो मरेगा, लेकिन अपराध अब भी जिंदा रहेगा। अगर अपराध को ख़त्म करना है तो इस केस से जुड़े सभी लोगों पर पूरी तरह से सख्ती बरतनी चाहिए, उनके खिलाफ केस चलाना चाहिए और पूरी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किन किन लोगों ने विकास दुबे को विकास दुबे बनाने में सहयोग किया है, किन लोगों की रहमो करम पर विकास दुबे इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर बन गया, जिसने एक रात में 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। दोस्तों, विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो गया है। उसके साथ उसके 5 साथी भी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। उसके बड़े बेटे को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी जांच आगे चलेगी ऐसी संभावना है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये एनकाउंटर फर्जी है कि सही है। ये तो एक मजिस्ट्रेट जांच से ही मालूम पड़ेगा, जांच के विषय है। जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि ये फर्जी एनकाउंटर है या सही एनकाउंटर है। दोस्तों, एनकाउंटर जैसे शब्द की संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन या कोई भी आत्मरक्षा में गोली चला सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर विकास दुबे, जिसके एक पैर में राट पड़ा हुआ था, वो काफ़ी तेज़ दौड़ नहीं सकता था, तो STF के जवान क्या इतने कमज़ोर थे कि उसको पकड़ नहीं सकते थे या फिर उसको घायल नहीं कर सकते थे। और जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सीने में 3 गोलियां लगी थी और 1 गोली उसके कमर पर लगी थी। उसके पिता भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ जो सरकार ने किया, जो प्रशासन ने किया, वो ठीक किया। उसकी पत्नी का भी ये कहना है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्याय अब सड़क पर होगा। दोस्तों, सड़क पर न्याय होने की परंपरा बहुत घातक सिद्ध होगी। हो सकता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति का भी एनकाउंटर किया जा सकता है। पुलिस इस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति का भी एनकाउंटर कर सकती है। तो फिर न्यायालयों का काम है, जो काम न्यायालय का है वो काम पुलिस को नहीं सौंपा जा सकता। इससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले निकट समय में। लोग विद्वेष के तहत या राजनीतिक इच्छा शक्ति से निर्दोष लोगों को अगर एनकाउंटर होने लगेगा तो फिर जो कि हम लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम अन्य देशों से बेहतर हैं, हमारे यहाँ पूरी तरह से एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, उसके तहत अपराधियों को दंड दिया जाता है, तो हमारा ये जो अभिमान है वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसीज भरनी बाकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 30% पुलिस फोर्स की कमी है। उसके साथ ही हमारे कोर्ट्स में बहुत लंबे समय तक जो मामले चलते हैं, जिससे लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा है। तो न्यायपालिका को भी एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे बहाल हो सके। दोस्तों, 20-20 साल, दशक लग जाते हैं कोई फैसला सुनाने में,
कई कई बार तो ऐसा होता है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन केस चलता रहता है। तो न्यायपालिका में भी कई सारे लोचे हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन की में भी काफ़ी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि इन अपराधियों को अगर पहले ही दंडित किया जाए और इनको इतना ज़्यादा मौका न दिया जाए तो ये इतने घातक साबित नहीं होते, ये मानवता के लिए खतरा पैदा न कर सकते। देखते हैं कि सरकार आने वाले समय में क्या फ़ैसला करती है, जांच कैसे आगे बढ़ती है और कैसे और अपराधियों के साथ सरकार सख्ती करती है, प्रशासन में क्या सुधार होता है, न्यायपालिका में क्या परिवर्तन होते हैं। हम लोगों को आशा है कि ज़रूर कुछ परिवर्तन, कुछ सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर आएंगे और ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन न्याय तंत्र से, पुलिस तंत्र से नहीं। धन्यवाद।